नमस्कार। आज हम 1999 के कारगिल युद्ध के उन पन्नों को पलटने जा रहे हैं जहां हार और जीत के बीच का फासला सिर्फ कुछ मीटर और बहुत सारे हौसले का था। हमारे पास उस समय के सेना प्रमुख की किताब वी शैल फायर द लास्ट शॉट, कारगिल ट्रायम्फ के कुछ हिस्से हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा फोकस रहेगा द्रास सेक्टर की दो सबसे मुश्किल लड़ाइयों पर, तोलोलिंग और टाइगर हिल। हाँ, तोलोलिंग और टाइगर हिल। ये सिर्फ पहाड़ों के नाम नहीं है, ये वो जगहें हैं जहां भारतीय सेना ने लगभग नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। सही बात है। ये अंश हमें सीधे उस बैटलफील्ड में ले जाते हैं। ये सिर्फ नक्शों और मिलिट्री स्ट्रैटेजी की बात नहीं है। नहीं। ये उन जवानों की कहानी है जो माइनस तापमान और दुश्मन की गोलियों के बीच लड़ रहे थे, और हम देखेंगे कि कैसे इन दो जीतों ने पूरे युद्ध का रुख ही मोड़ दिया। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि माहौल था कैसा। द्रास सेक्टर दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी बसी हुई जगह। हाँ, और वहीं ये सब शुरू हुआ। इस सेक्टर की सबसे बड़ी खासियत है श्रीनगर कारगिल लेह नेशनल हाईवे, जो लद्दाख के लिए आप कह सकते हैं लाइफलाइन की तरह है। बिल्कुल। और घुसपैठियों ने तोलोलिंग जैसी चोटियों पर कब्जा कर लिया था, जो इस हाईवे से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर थी। सिर्फ 5 किलोमीटर? तो इसका मतलब क्या था, जरा ऐसे आसान शब्दों में समझाइए। इसका सीधा सा मतलब था कि दुश्मन एक बहुत ही आरामदायक पोजीशन पर था। वो ऊपर से हमारी हर हरकत पर नजर रख सकता था। अच्छा। वो हाईवे पर चलने वाली हर गाड़ी, हर सैनिक टुकड़ी को सीधे देख सकते थे और निशाना भी बना सकते थे। बिल्कुल, अपने तोपखाने से निशाना बना सकते थे। तो सेना और आम लोगों की आवाजाही वो लगभग रुक सी गई थी। मतलब एक तरह से लद्दाख को देश के बाकी हिस्से से काटने की कोशिश थी ये। सीधी कोशिश। इसीलिए इन चोटियों को खाली कराना सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। यानी कि जब तक वो चोटियों पर बैठे थे, हम नीचे एक तरह से असहाय थे। बिल्कुल। अच्छा, एक दिलचस्प बात जो स्रोत में बताई गई है वो है भारतीय सेना के बर्ताव के बारे में। लड़ाई के बाद जब उनको पाकिस्तानी सैनिकों के 270 से ज्यादा शव मिले तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन सभी को मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार और एक सैनिक को मिलने वाले पूरे सम्मान के साथ दफनाया। ये सुनने में तो बहुत सम्मानजनक लगता है, पर क्या लड़ाई के बीच में ये प्रैक्टिकल था? सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन ये सेना के उसूलों को दिखाता है। दुश्मन की मौत के बाद वो सिर्फ एक शव रह जाता है, और एक सैनिक होने के नाते उसे सम्मान देना वो फर्ज समझा गया। तो ये युद्ध के बीच इंसानियत की एक मिसाल थी। हाँ, एक दुर्लभ मिसाल जो दिखाती है कि लड़ाई वर्दी से थी, इंसान से नहीं। ये बात वाकई हैरान करती है। अच्छा, शुरुआती दिनों में एक बहुत बड़ी गलतफहमी भी थी। हाँ, यही तो सबसे बड़ा धोखा था। भारतीय सेना को क्या लग रहा था कि उनका सामना किससे हो रहा है? पहले तो यही माना जा रहा था कि हर चोटी पर कोई 6 से 8 मुजाहिदीन या जिहादी आतंकवादी हैं। अच्छा, जिन्हें हटाना आसान होगा। हाँ, कि कुछ दिनों की बात होगी। लेकिन जब 18 ग्रेनेडियर्स ने 22-23 मई को तोलोलिंग पर पहला हमला किया, तो उनका स्वागत भारी तोपखाने, मोर्टार और ऑटोमेटिक हथियारों की बौछार से हुआ। ये किसी जिहादी गुट का काम नहीं हो सकता था। तब जाकर ये साफ हुआ। तब ये साफ हो गया कि वे किसी आतंकवादी गुट से नहीं, बल्कि पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के अच्छी तरह से ट्रेन्ड और इक्विप्ड सैनिकों से लड़ रहे थे। मतलब ये कोई घुसपैठ नहीं, बल्कि एक सोचा समझा हमला था। उस समय सेना प्रमुख की क्या भूमिका थी? क्या वो दिल्ली में बैठकर ये सब प्लान कर रहे थे? नहीं, स्रोत के अनुसार उनकी भूमिका मैक्रो लेवल पर थी। मतलब राजनीतिक नेतृत्व से बात करना, सेना के लिए जरूरी संसाधन जुटाना और बड़ी रणनीति तैयार करना। तो टैक्टिकल प्लानिंग कौन कर रहा था? जमीनी स्तर पर प्लानिंग का काम नॉर्दर्न कमांड और उसके स्थानीय कमांडरों का था। अच्छा। लेकिन वो लगभग हर हफ्ते स्थिति का जायजा लेने और सैनिकों का मोराल बढ़ाने के लिए श्रीनगर, कारगिल और लेह जाते थे। और उनका वो मशहूर बयान? हाँ, वो तभी आया था, दुश्मन ने लड़ाई शुरू की है, लेकिन आखिरी गोली हम चलाएंगे। और ये आखिरी गोली चलाने का सफर तोलोलिंग से शुरू हुआ, जहां शुरुआती हमले वो नाकाम हो रहे थे। बहुत नाकाम हो रहे थे। एक MI-17 हेलीकॉप्टर तक को मार गिराया गया था। तो माहौल काफी निराशाजनक रहा होगा। बिल्कुल। यहाँ से बाजी पलटी कैसे? 2 बड़े बदलाव हुए। पहला, 8 माउंटेन डिवीजन ने कमान संभाली। एक मिनट, माउंटेन डिवीजन का मतलब क्या सिर्फ ज्यादा फौज भेजना था? नहीं, ये सिर्फ गिनती की बात नहीं थी। ये हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के स्पेशलिस्ट थे। अच्छा। ये वो सैनिक हैं जिन्हें पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई, कम ऑक्सीजन और बर्फीले मौसम में लड़ने के लिए खास ट्रेनिंग दी जाती है। तो सही स्किल सेट को मैदान में उतारा गया। बिल्कुल।
और दूसरा और सबसे बड़ा गेम चेंजर था बोफर्स 155 मिलीमीटर हॉवित्जर तोपों की तैनाती। बोफर्स का नाम तो बहुत सुना है, लेकिन इसने ऐसा क्या खास कर दिया वहाँ? आप कल्पना कीजिए कि दुश्मन पत्थर के बंकरों में छिपा है और आप पर ऊपर से गोलियां बरसा रहा है। आप छोटे हथियारों से उन बंकरों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बोफर्स तोपें 45 किलो के भारी गोले, 45 किलो? हाँ, 45 किलो के गोले सीधे उन बंकरों पर दाग सकती थीं, जो उन्हें तबाह करने के लिए काफी थे। इसने लड़ाई का समीकरण ही बदल दिया। तो जमीन पर लड़ रहे सैनिकों को एक जबरदस्त आर्टिलरी कवर मिल गया। बिल्कुल। तोपखाने ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन आखिर में तो किसी को उस पहाड़ पर चढ़कर उन बंकरों पर कब्जा करना ही था। हाँ, और ये काम 2 राजपूताना राइफल्स को मिला। ये तो लगभग एक सुसाइड मिशन जैसा लगता है। बिल्कुल। और 12 जून की रात हालात बहुत मुश्किल थे। दुश्मन ऊपर से लगातार फायरिंग कर रहा था। ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट था, आमने सामने की लड़ाई। हाँ, जहाँ दुश्मन से आमना सामना हो रहा था। मेजर गुप्ता को 2 गोलियां लगी, इसके बावजूद वो अपनी टीम को लीड करते रहे और उन्होंने आखिरी सांस लेने से पहले तोलोलिंग टॉप पर कब्जा सुनिश्चित किया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। शुरू में इसे कारगिल युद्ध का पहला निर्णायक मोड़ कहा गया है। ऐसा क्यों? इसके 3 बड़े कारण थे। पहला, सामरिक रूप से हमने एक बहुत अहम चोटी वापस ले ली थी। हाईवे को सुरक्षित करने में मदद मिली। बिल्कुल। दूसरा, इसने भारतीय सैनिकों के मोराल को आसमान पर पहुंचा दिया। ये पहली बड़ी जीत थी। एक विश्वास जागा कि हम जीत सकते हैं। हाँ, और तीसरा, वहां से मिले हथियारों, गोला बारूद और पाकिस्तानी सैनिकों की आईडी कार्ड्स ने दुनिया के सामने पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश कर दिया कि ये घुसपैठे मुजाहिदीन नहीं थे। ये साफ हो गया कि ये पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी थी। तो टोलोलुंग की जीत ने ये तो साबित कर दिया कि इन चोटियों पर फिर से कब्जा करना नामुमकिन नहीं है। लेकिन दुश्मन अब और भी ज्यादा सतर्क हो गया होगा। तो इस नई ऊर्जा के साथ सेना का अगला कदम क्या था? अगला बड़ा टारगेट था पॉइंट 5140, जो तोलोलुंग के पास ही था। और यहाँ भी रणनीति में एक नयापन देखने को मिला। अच्छा। सीधे पॉइंट 5140 पर हमला करने के बजाय पहले पास की एक छोटी चोटी रॉकी नॉब पर कब्जा किया गया, उसे एक लॉन्चिंग पैड की तरह इस्तेमाल करने के लिए। बिल्कुल। और यहाँ बोफोर्स तोपों का एक बहुत ही अनोखा इस्तेमाल हुआ। वो क्या था? उन्हें डायरेक्ट फायरिंग रोल में इस्तेमाल किया गया। 1 मिनट, डायरेक्ट फायरिंग? मैं तो समझता था कि तोपें हमेशा बहुत दूर से पहाड़ों के ऊपर से गोले दागती हैं। आमतौर पर ऐसा ही होता है, जिसे इनडायरेक्ट फायर कहते हैं। हाँ? जहाँ तोपची को अपना टारगेट दिखाई नहीं देता। लेकिन यहाँ उन्होंने एक बहुत बड़ा जोखिम उठाया। क्या क्या उन्होंने 155 मिलीमीटर बोफोर्स तोपों को ऐसी जगह पर लगाया जहां से वो दुश्मन के बंकरों को सीधे देख सकते थे। मतलब जैसे एक विशाल स्नाइपर राइफल की तरह। बिल्कुल। ये बहुत खतरनाक था क्योंकि दुश्मन भी उन्हें देख सकता था, पर इसका असर भी उतना ही जबरदस्त हुआ। हर गोला सीधे निशाने पर लग रहा था। ये तो कमाल की स्ट्रेटजी थी। और फिर पॉइंट 5140 पे असली हमला हुआ। हाँ। और यहीं पर कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी सामने आती है। बिल्कुल। 13 जैक राइफल्स ने हमला किया। कैप्टन विक्रम बत्रा ने एक दिलेर हमले का नेतृत्व किया। वो दुश्मन के बहुत करीब पहुंच गए और आमने सामने की लड़ाई में 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। और उसके बाद उन्होंने वो संदेश भेजा। हाँ, अपनी जीत का संकेत देने के लिए अपने कमांडिंग ऑफिसर को जो संदेश भेजा, वो आज भारतीय सैन्य इतिहास का हिस्सा बन गया है। ये दिल मांगे मोर। हाँ, ये दिल मांगे मोर। कमाल है। एक पेप्सी की टैगलाइन, और वो उसे एक जंग के मैदान में जीत के बाद इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उनकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ बताता है। बिल्कुल। ये उस पीढ़ी के युवा अधिकारियों का आत्मविश्वास दिखाता है। इसके बाद भी जीत का सिलसिला जारी रहा। हाँ, इसके बाद पॉइंट 4700 और 3 पिंपल्स जैसी और भी मुश्किल चोटियों पर कब्जा किया गया। अच्छा। एक दिलचस्प बात यह है कि 3 पिंपल्स पर हमले से ठीक पहले सेना प्रमुख ने बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर से, मतलब लेफ्टिनेंट कर्नल MB रविंद्रनाथ से सीधे फोन पर बात की। हमले से ठीक पहले? हाँ, जब वो हमले की तैयारी कर रहे थे। ये सैन्य इतिहास में एक बहुत ही रेयर मोमेंट रहा होगा। और अब बात करते हैं टाइगर हिल की। ये नाम तो कारगिल युद्ध का दूसरा नाम बन गया है। बिल्कुल। मीडिया ने इसे एक राष्ट्रीय चुनौती बना दिया था। ये इतना जरूरी क्यों था? देखिए, टाइगर हिल अपने आसपास की सबसे ऊंची और सबसे प्रोमिनेंट चोटी है। हालांकि ये हाईवे से तो टोलिंग की तरह बिल्कुल पास नहीं थी, करीब 10 किलोमीटर दूर थी। फिर भी लेकिन इसकी ऊंचाई से हाईवे के कुछ हिस्सों पर सीधी नजर रखी जा सकती थी, पर इसकी सामरिक इम्पोर्टेंस से ज्यादा इसकी मनोवैज्ञानिक इम्पोर्टेंस थी। अच्छा,
एक सिंबल बन गया था ये। हाँ, इस पर कब्जा करना देश के लिए एक बहुत बड़ी जीत का प्रतीक बन जाता। और इस पर हमले की योजना भी बहुत बड़े पैमाने पर बनाई गई थी। बहुत बड़े पैमाने पर। ये मिशन 18 ग्रेनेडियर्स और 8 सिख को सौंपा गया। तोपखाने ने तो जैसे आग बरसा दी। लगभग 120 तोपों, मोर्टारों और रॉकेट लॉन्चरों ने एक साथ टाइगर हिल पर बमबारी की। और वायुसेना ने भी मदद की। हाँ, वायुसेना ने भी 2-3 जुलाई को लेजर गाइडेड बमों से सटीक हवाई हमले किए। और भारत के सैन्य इतिहास में पहली बार क्या एक टीवी चैनल ने इस लड़ाई को लगभग लाइव कवर किया। देश भर के लोग अपनी टीवी स्क्रीन से चिपके हुए थे। और इसी लड़ाई में हमें परमवीर चक्र विजेता ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव की वो अविश्वसनीय कहानी मिलती है। उनकी बहादुरी की कहानी तो असाधारण है। उनकी प्लाटून को एक खड़ी चट्टान पर चढ़कर ऊपर बने 3 बंकरों पर हमला करना था। यादव ने रस्सी बांधने के लिए स्वेच्छा से आगे बढ़ने का फैसला किया। वो आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि दुश्मन ने हमला कर दिया। और उनकी टीम के साथी, उनके कमांडर और 2 साथी शहीद हो गए। यादव को भी कई गोलियां लगीं। फिर उन्होंने क्या किया? कोई भी सामान्य इंसान वहीं रुक जाता, लेकिन यादव ने अकेले ही आगे बढ़ने का फैसला किया। गोलियां लगने के बावजूद? हाँ, वो गोलियों से छलनी हो चुके थे, लेकिन वो रेंगते हुए दुश्मन के पहले बंकर तक पहुंचे। उसमें एक ग्रेनेड फेंका और अंदर मौजूद 4 सैनिकों को मार गिराया। अकेले एक सैनिक ने ये सब किया? हाँ, उनकी इस दिलेरी ने बाकी प्लाटून को ऊपर चढ़ने का मौका दिया और उन्होंने मिलकर टाइगर हिल टॉप पर कब्जा कर लिया। ये सिर्फ बहादुरी नहीं है, कुछ और ही है। ये इंसान की सहनशक्ति और इच्छा शक्ति की सीमाओं को पार करने की कहानी है। और इस जीत की टाइमिंग भी बहुत दिलचस्प थी। बहुत ज्यादा। टाइगर हिल पर 4 जुलाई की सुबह कब्जा किया गया। कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ वॉशिंगटन में थे। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से मिलने वाले थे। हाँ, ताकि अमेरिका से इस मामले में दखल देने की गुहार लगा सके। उस मीटिंग से ठीक पहले भारत ने दुनिया को बता दिया कि उसने टाइगर हिल पर फिर से कब्जा कर लिया है। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सैन्य और मनोवैज्ञानिक झटका था। बिल्कुल, ये युद्ध के नतीजे का एक साफ संकेत था। तो इन सब का मतलब क्या है? इन लड़ाइयों से हम क्या सीखते हैं? मुझे लगता है एक बात जो बार बार सामने आती है वो है जूनियर ऑफिसर्स और सैनिकों का असाधारण नेतृत्व। निश्चित रूप से। कैप्टन बत्रा, मेजर गुप्ता, ग्रेनेडियर यादव, ये सब युवा थे। हाँ, ये भारतीय सेना की एक बड़ी ताकत है जिसे जूनियर लीडरशिप इनिशिएटिव कहते हैं। इसके साथ ही तोपखाने, खासकर बोफोर्स तोपों का जबरदस्त और कल्पनाशील इस्तेमाल एक निर्णायक फैक्टर था। रणनीति में वो लचीलापन। हाँ, जैसे तोपों का डायरेक्ट फायरिंग में इस्तेमाल करना, ये दिखाता है कि सिर्फ प्लान बनाकर नहीं बल्कि हालात के हिसाब से उसे बदलकर युद्ध जीते जाते हैं। अंत में ये उन अनगिनत सैनिकों की कहानी है जिनके नाम शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। बिल्कुल, जैसा कि स्रोत में कहा गया है, हर एक बहादुरी के काम के लिए जिसे देखा और पहचाना जाता है, ऐसे कई काम हैं जो युद्ध के कोहरे में किसी का ध्यान नहीं खींच पाते। और यही एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाता है। स्रोत में भारतीय सैनिक को आध्यात्मिक रूप से विकसित, मानसिक रूप से दृढ़ और तेज, शारीरिक रूप से कठोर और कुशल बताया गया है। ये तो शब्द हैं। हाँ, ये सिर्फ शब्द है। असल में उन चरम परिस्थितियों में लड़ने और जीतने के लिए इंसान के अंदर क्या चाहिए होता है, जहां इलाका भी दुश्मन जितना ही घातक हो। ये उन मानवीय गुणों और उस कीमत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो हर सैन्य जीत के पीछे छिपी होती है।